वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पॉलिटी में स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डीपीएसपी कर लिया था, फंडामेंटल ड्यूटी भी कर लिया था, और आज हम लोग जो होगा हमारा जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है यानी सेंट्रल जो हमारा एग्जीक्यूटिव होती है, तो आज से हम लोग क्लास जो करेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का करेंगे। ठीक है, तो जब हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका, ध्यान देंगे तो आज से आपकी जो क्लासेज हो रही है इंडियन पॉलिटी में आपका है केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका, इसको अंग्रेजी में जो है आप केंद्रीय व्यवस्थापिका को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोलिएगा। ठीक है, आप इसे क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो आज से हमारा क्लास जो है ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगी। आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप दुनिया के कोई भी भारत के एग्ज़ाम आप देते हैं, तो भारत के किसी भी एग्ज़ाम में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हमारा सबसे प्राइम टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो हम चूँकि हमें समझना होगा कि जो हमारा केंद्रीय व्यवस्थापिका होता है जिसे हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को हम संसद कहते हैं। ठीक है, हमारे भारत में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को संसद कहा जाता है। संसद, ठीक है, संसद कहा जाता है। अब संसद मतलब आप कहेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, अंग्रेजी भी कर देता हूँ, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। तो ये हमारा पार्लियामेंट भी कहलाता है। चूँकि मैं आपको बता दूँ कि हमारा जब संसद की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है, केंद्रीय जो हमारी गतिविधियाँ होती है, तो केंद्रीय गतिविधियाँ को प्रतिस्थापित करने के लिए हमारे यहाँ एक संसद भवन होता है जिसे आप पार्लियामेंट्री भवन बोल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इससे हम बात करेंगे कि जब हमारे भारत को संसद, और संसद जो होती है, संसद को हम लोग जब हम एक अपने देश के एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तो हमारी जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में आते कौन कौन है थोड़ा इसके बारे में समझ जाइएगा। तो हमारा पार्लियामेंट के अंतर्गत तीन मेन रूप से आएंगे। एक हमारा होता है लोकसभा, ध्यान देंगे, एक हमारा होता है लोकसभा, दूसरा जो हमारा होगा बीच वाला, यहाँ पर हम रख देते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और लास्ट में हम जो रख देते हैं ये हम रखते हैं हमारा राज्यसभा। यानी ये तीन जो हमारे हैं, तीनों को मिलाने के बाद हमारे देश का संसद का निर्माण होता है, पार्लियामेंट का निर्माण होता है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो लोकसभा होता है बाबू लोग, इसको हम लोग हिंदी, ये तो लोकसभा जो है हमारा हिंदी नाम है ना, इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोअर हाउस कहेंगे, इसे आप हाउस ऑफ पीपल भी कहेंगे, ध्यान देंगे, इसे आप हाउस ऑफ पीपल भी कहेंगे। ठीक है, और इसे अपनी भाषा में यदि आप कहें तो हम अपने ही देश में कह सकते हैं लोअर हाउस कहेंगे, पीपल हाउस कहेंगे। थर्ड हमारा जो है वो लोकसभा कहा जाता है। तो ये लोकसभा जो है, लोकसभा हमारा हिंदी नाम है, ध्यान देना, ये हमारा हिंदी नाम है। और हिंदी नाम चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, तो हिंदी नाम इसे 1954 में पड़ा। ठीक है, उसी तरह राज्यसभा की यदि बात किया जाए तो राज्यसभा भी जो है ये हमारा हिंदी नाम है, और ये जो हिंदी नाम है इसका भी नाम 1954 में इसे हिंदी नाम पड़ा। इससे पहले यदि देखेंगे तो इसे हम लोग अपर हाउस कहते हैं, ध्यान देंगे, इसे हम लोग अपर हाउस कहेंगे। इसे हम अपनी भाषा में यदि देखा जाए तो इसे हम हाउस कह सकते हैं, अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कह सकते हैं, अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे हम लोग परमानेंट हाउस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? आप इसे परमानेंट हाउस बोलेंगे। यानी भारत का जो हमारी राज्यसभा होती है, ये राज्यसभा को मुख्य रूप से तीन नामों से जानेंगे। उसी प्रकार हम लोकसभा को भी एक टेम्पररी हाउस के नाम से भी जानते हैं, टेम्पररी, इसे एक हाउस भी कहा जाता है। तो हमारी लोकसभा जो होती है मुख्य रूप से अब देखा जाए तो हम इसे चार नामों से जान रहे हैं। पहला जो हमारा है वो लोअर हाउस है, जिसको आप हिंदी में इसको बोलेंगे निचली सदन। क्या बोलेंगे इसे? आप इसे अपनी भाषा में निचली सदन बोलेंगे। हाउस ऑफ पीपल का मतलब हुआ लोगों का सदन बोलेंगे। टेम्पररी हाउस का मतलब होता है अल्पकालीन, जो हमारा अल्पकाल के लिए जो होता है वो हमारा सदन होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बात यहाँ पर याद रखना होगा कि हमारा जो लोकसभा होता है, ये लोकसभा को दुनिया में और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे लोकसभा जो है, यदि हम इंग्लैंड की बात करें और हम यूएसए यानी अमेरिका की बात करें, ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछती है, तो हमारा जो अमेरिका, इंग्लैंड जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इंग्लैंड की यदि बात करें तो इसे हम वहाँ बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन जो होता है आपका इंग्लैंड में बोला जाता है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो होता है वह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोला जाता है अमेरिका में, ध्यान देना है। तो हाउस ऑफ कॉमन अभी हमने जैसा कि बात किया, तो हाउस ऑफ कॉमन जो होगा इसे इंग्लैंड के जो संसद होती है, इंग्लैंड के संसद में से हाउस ऑफ, भारत का जो लोकसभा होती है
तो आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत के लोकसभा जो होते हैं इंग्लैंड में किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का लोकसभा जो होता है इंग्लैंड में इसको हम लोग हाउस ऑफ कॉमन के रूप में जानते हैं। और भारत का जो लोकसभा होता है इसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। वहीं भारत की बात करें तो इसे हमने बताया कि लोकसभा भी कहते हैं, इसे हम लोअर हाउस यानी निचली सदन कहते हैं, इसे हम हाउस ऑफ पीपल यानी आम जनता यानी नागरिकों को कह सकते हैं, लोगों का घर कह सकते हैं, सदन कहेंगे, और टेम्परेरी हाउस होता है। वहीं हिंदी नाम इसको हमने बताया कि हिंदी नाम इसको 1954 में पड़ा, चाहे लोकसभा की बात करो या राज्यसभा की बात करो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार थोड़ा सा आप इधर भी आ जाओ तो हमारा राज्यसभा जो होती है बेटा, राज्यसभा में भी आपको इसे ही याद रखना है कि राज्यसभा जो होता है, जैसे हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में इसे हाउस ऑफ या हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहेंगे डायरेक्ट, चलो ठीक है। तो इसे आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है इसे इंग्लैंड में कहा जाता है। और अभी अमेरिका की यदि बात किया जाए तो इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ इधर रिप्रेजेंटेटिव जो हुआ यहाँ इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं सीनेट, ठीक है। तो इसे अमेरिका में राज्यसभा जो हमारी होती है तो अमेरिका में इसे हम लोग सीनेट के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन मोर और लेस खूब जम के आपसे पूछी जाती है। और उसके अलावा हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं, तो चूंकि आप सभी को पता है कि हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं देश के जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, यानी विधायिका के बाद होता है कार्यपालिका। तो कह सकते हैं कि देश के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? एक कार्यपालिका प्रमुख जो होते हैं, एक कार्यपालिका प्रमुख को हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ एक मंत्री परिषद होता है, ध्यान देना, एक हमारे यहाँ मंत्री परिषद होता है। और मंत्री परिषद का जो मुख्य होता है, ये मुख्य कौन होते हैं? तो इसके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और मंत्री परिषद जो होती है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देना। क्या हुआ? सलाह देना। तो राष्ट्रपति को जो सलाह देने का जो काम होता है वह हमारा मुख्य रूप से जो होता है वह कौन करता है? तो यह हमारा करते हैं, मुख्य रूप से देखेंगे तो ये हमारा मंत्री परिषद कहता है। और ये मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद को अंग्रेजी में क्या नाम दिया गया है? तो इसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे बाबू लोग? इसे आप अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मंत्री परिषद। और यह खास तौर पे एडवाइस जो होता है, सलाह जो होता है वो राष्ट्रपति को देता है। और कार्यपालिका का अंग्रेजी होता है एग्जीक्यूटिव। पूरा अंग्रेजी भी याद कर लो क्योंकि कुछ बच्चे इसमें अंग्रेजी मीडियम के भी होंगे, तो इसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो यह जो होता है, यह तीनों जब आपस में मिलते हैं तो तीनों मिलने के बाद हमारे देश में जो होते हैं एक संसद का निर्माण होता है, एक पार्लियामेंट का निर्माण होता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब होता है कि हमारी संसद जो होती है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, तो हमारी जो संसद होती है यानी जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलेंगे, तो हमारी संसद यानी संघ की जो हमारी व्यवस्थापिका के रूप में जो कार्य होते हैं या संघ की व्यवस्थापिका के रूप में जो हमारी गतिविधियां होते हैं, यह होते हैं हमारा संसद ही करती है। और संसद के लिए एक हमारा संसद भवन का भी निर्माण किया गया है। तो थोड़ा सा मैं इस पर भी आऊँगा, तब हम आगे की बात करूँगा। अब इससे रिलेट मैं फिर इस पर बहुत सारे आपको डेटा भी बताऊँगी कैसे कैसे होगी, क्या करेगी। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे केंद्रीय व्यवस्थापिका, तो हमारी जैसे हमने कि बताया कि हमारी राष्ट्र की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, राष्ट्र की गतिविधियां के मतलब कह सकते हैं कि देश के व्यवस्थापिका के रूप में हमारा संसद को जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, देश के व्यवस्थापिका के रूप में संसद को जाना जाता है, संसद को जाना जाता है, ठीक है। और इस तरह से यदि देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, तो जितने भी हमारा व्यवस्थापिका या कह सकते हैं विधायिका संबंधित जो भी हमारे कार्य होते हैं, जैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कानून का निर्माण करना, ठीक है, कानून का निर्माण हुआ। जैसे कह सकते हैं संशोधन की बात हम करेंगे तो संशोधनात्मक जो हमारी गतिविधियां होती है, या आप कह सकते हैं इससे संबंधित आप कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के जो चर्चाएं होती हैं, ठीक है, ये सभी के सभी जो हमारा होता है यह हमारा संसद भवन में होता है। कहाँ होता है? संसद भवन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से हम लोग थोड़ा सा संसद भवन पे भी चर्चा करता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि संसद भवन क्या है।
तो देखो संसद भवन की यदि हम बात करें तो हमारी संसद भवन जो होती है, हम अपनी भाषा में इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारी संसद भवन जो है हमारी राष्ट्र की व्यवस्थापिका की आत्मा हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी संघ की व्यवस्थापिका का आत्मा व हृदय है। आत्मा व हृदय यानी सोल एंड हार्ट आप इसको कह सकते हैं। यह इस रूप में हमारा काम करता है। क्लियर हुआ? तो संसद भवन में ही हमारे सारे गतिविधियां होती है। अब इससे संबंधित आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम संसद भवन की बात करते हैं तो संसद भवन जो है, संसद भवन हमारा 12 फरवरी 1921 को इसका फाउंडेशन रखा गया था ड्यूक ऑफ नॉट के द्वारा। आपने नाम सुना होगा। तो सबसे पहले यदि बात किया जाए तो हमारा संसद भवन जो थी, इसका यदि आपका शिलान्यास की बात किया जाए तो शिलान्यास जो था, यह शिलान्यास हमारा 12 फरवरी 1921, याद रहेगा 12 फरवरी 1921 को हुआ था। और ये ड्यूक ऑफ नॉट तो याद रहेगा ना, तो ड्यूक ऑफ जो नॉट था, ड्यूक ऑफ नॉट के द्वारा हमारा संसद भवन जो था इसका शिलान्यास का मतलब अंग्रेजी बेटा होता है फाउंडेशन, ठीक है। तो इसका जो हमने फाउंडेशन रखा था, यह फाउंडेशन इसका मुख्य रूप से जो रखी गई वह 12 फरवरी 1921 को रखा गया। क्लियर हो गया? लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा संसद भवन बनने में यदि देखा जाए तो बनने में इसमें 6 वर्ष लगे। कितने लगे? 6 वर्ष का समय लगा। और इस तरह से हमारा जो था ये आपका 18 फरवरी, याद रखिएगा 1927, कब? 18 फरवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का अंग्रेजी जो होता है इनॉग्रेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो इनॉग्रेशन जो हुआ, इसका इनॉग्रेशन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यह आपका 18 फरवरी 1927 को हुआ। और उस समय के जो वायसराय था, ठीक है, वायसराय, और इस वायसराय के द्वारा की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन के तो नाम सुना होगा। तो इस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा कहेंगे कि हमारा संसद भवन जो थी, यह संसद भवन को 18 फरवरी 1927 को हमारा इसका जो है उद्घाटन कर दी जाती है, या इसकी निर्माण कर दी जाती है। मैंने क्लियर हुआ? अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में और स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो हमारी संसद जो भवन थी, ध्यान देना, ये हमारी जो संसद भवन था, यह संसद भवन को लगभग हम कह सकते हैं इसको बनने में जो टोटल हमारा कॉस्टिंग जो आया था, लगभग कह सकते हैं कि इसका कॉस्टिंग लगभग 83 लाख रुपया आया था, ठीक है। ये 83 लाख प्लस ही कह सकते हैं। तो इसका निर्माण लागत की यदि बात किया जाए तो उस समय निर्माण लागत जो था लगभग कह सकते हैं, लगभग ही मैं लिख रहा हूँ, तो आपका 83 लाख रुपया जो था, ये 83 लाख रुपया इस पर इन्वेस्टमेंट किया गया था, ठीक है। और ये संसद भवन क्यों बनाई गई थी? तो देखो, संसद भवन एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण किया गया था, एक कह सकते हैं जो गेस्ट हाउस होता है ना, एक गेस्ट हाउस के रूप में इसको किया गया था, ठीक है। क्योंकि उस समय देखिएगा तो जो भी अंग्रेज अधिकारी होते थे, ठीक है, तो अंग्रेजी जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, या कह सकते हैं उस समय के जो वायसराय होता था, ठीक है, या गवर्नर जनरल, ये सब जो होते थे, तो ये सभी को कह सकते हैं एक रहने के लिए आवास के रूप में कह सकते हैं। तो आवासीय स्वरूप प्रदान किया गया था, ठीक है, स्वरूप प्रदान की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात मैं बता दूं कि आप सभी को पता है कि जॉर्ज पंचम जो था, वह जॉर्ज पंचम भारत में 1911 में आया था। तो अब देखो क्या था कि हमारा, मान लीजिए कि हमारा संसद भवन है, ठीक है, और ये हमारा जो संसद भवन था, तो संसद भवन के सामने से ऐसे जो है, इसके सामने से यदि देखोगे तो एक रोड गुजरता था, ठीक है। ये जो था हमारा ये सड़क था, ऐसे समझो। तो ये जो हमारी संसद जो भवन थी, ये संसद भवन से जो हमारा सड़क गुजरता था फ्रंट वाला, तो जो हमारा फ्रंट वाला जो इस सड़क गुजरती थी, ये रोड जो गुजरती थी, ये सामने वाला जो फ्रंट था, इसको मुख्य रूप से यदि देखा, कोई फोन है का, ठीक है, तो ये हमारा जो संसद भवन के जो सामने से जो रोड गुजरती थी, इसको नाम दिया गया था किंग्सवे। क्या नाम दिया गया था? इसे कहा गया था किंग्सवे। क्लियर हुआ? और इस सड़क में क्या होता था कि छोटे छोटे बहुत सारे सड़क मिलते थे। जैसे मान लो कुछ इधर से सड़क आके मिला, ठीक है, इधर से सड़क मिला,
नीचे से मान लो जो कुछ सड़क आकर के इसमें मिल रहा है, तो जो आसपास से जो छोटे छोटे सड़क इसमें मेन में आकर के मिल जाते थे, ये सभी छोटे छोटे जो सड़क थे दोनों साइड से, ये सब सड़कों को कहा गया था क्वींसवे। क्या नाम दिया गया था? क्वींसवे। ठीक है, यानी मायने सी बात है, राजा में बहुत सारे रानियां प्रवेश कर जाती थी, ऐसे समझो। तो एक राजा होते थे, उनके बहुत सारे रानियां महारानियां होती थी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट था कि राजा में छोटे छोटे रानियां जो थी वो प्रवेश करती थी। तो ये जो था संसद भवन का जब निर्माण हुआ, तो जब जॉर्ज पंचम की बात करेंगे हम, तो ये जॉर्ज फिफ्थ जो था, एक्चुअली ये जॉर्ज फिफ्थ के ही यादगारों में कह सकते हैं, सम्मान में हमारा इसका निर्माण की गई थी, इसकी सम्मान में रखी गई थी। लेकिन क्या होगा कि जब हमारे देश के आज़ाद होता है, यानी 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तो आज़ादी के साथ ही कहेंगे, आज़ादी के साथ ये जो हमारा नाम था किंग्सवे, अब हमने यहाँ पर क्या किया, तो जो किंग्सवे जो था है ना, इसको बदल दिया। ठीक है, बदल दिया, और बदल करके इसका नया नाम अब क्या हो गया, तो कह सकते 1947 उसको नाम बदल के हम कर दिए अब राजपथ। क्या कर दिए? अब इसको नाम पड़ गया राजपथ। क्लियर हुआ? यानी अब यहाँ पर हमने कर दिया राजपथ कर दिया। क्लियर हो गई? लेकिन अभी आप देखिएगा कि अभी मोदी की शासन आई है ना, और मोदी जी सभी अंग्रेजों को बनाई गई गतिविधियों को हटा रहे हैं, तो मोदी ने इसका भी नाम बदल दिए हैं। ठीक है, इसका नाम बदल दिए हैं, और बदल कर इसे अब कर दिया गया है कर्तव्य पथ। क्या कर दिया गया है? अब हो गया कर्तव्य पथ। मतलब हम कह सकते हैं जो पूरी की पूरी जो आपको सड़क दिख रहा है बड़ा वाला, अब ये पूरा का पूरा हो गया अब कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ अब एक कर दिया गया, न तो अब किंग्सवे रहा, न ही राजपथ रहा, अब दोनों की जगह कर्तव्य पथ कर दी गई। और नया हमारा जो संसद भवन बनी है, इसे हम लोग अपनी भाषा में कहें तो ये हमारा विस्टा प्रोजेक्ट जो है, वो टाटा विस्टा प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको तैयार किया गया है। तो ओवरऑल ये हमारा जो देश के संसद भवन है, यह संसद भवन से हमारा संबंधित सारे गतिविधियां हो गए। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा फिर से एक बार मैं आता हूँ, फिर हम आगे की बात करूँगा। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा जो संसद है, फिर से एक बात समझो, फिर हम आगे बढ़ूँगा। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा देश के जो संसद है, ये संसद के निर्माण जब हम करते हैं, तो इस संसद के निर्माण में हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, एक जैसा कि हमने बताया कि हमारा एक लोकसभा होता है, ऑलरेडी सभी हम बता चुके, इसमें हम ज़्यादा टाइम अब नहीं लेंगे। एक हमने बताया कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और फिर हमने बताया कि एक हमारा राज्यसभा होता है। तो ये 3 जो होते हैं, तीनों को जब हम मिला देते हैं, तो हमारे देश के जो होता है संसद का निर्माण कर दी जाती है। यानी देश का हमारा संसद का जो निर्माण होता है, ये 3 के बिना हम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? अब होता है क्या कि हमारा जो लोकसभा है, तो आपको मैं बता दूं, हमारा लोकसभा का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन, तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है। ध्यान देना, प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, वहीं यदि राष्ट्रपति की बात करें और राज्यसभा की बात करें, तो ये दोनों जगह जो चुनाव की प्रणाली है, ये हमारा अप्रत्यक्ष है। क्या हमारा है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। दोनों जगह अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है वो हमारा प्रत्यक्ष होता है। तो यदि हम प्रत्यक्ष गतिविधियों की यदि बात करें, तो हमारे पास निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर देखना, तो हमारे पास जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो देश में हमारे पास निर्वाचित सदस्य अभी जो है वो 543 है, यानी 543 जो सदस्य होते हैं, ये हमारे यहाँ वो निर्वाचित होते हैं। और इसमें 2 यदि देखा जाए, मनोनीत की बात किया जाए, तो मनोनीत हमारे सदस्यों की संख्या इसमें 2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसको भी हटा दी गई, क्योंकि इस पर भी हमें डिस्कस आगे करेंगे। तो जो मनोनीत किए जाते थे, ये हमारा जो था, यह एंग्लो इंडियन कहलाते थे। क्या होता था? एंग्लो इंडियन कहलाते थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एंग्लो इंडियन जो था, 104वां संविधान संशोधन आपका 2019 के माध्यम से आप कहेंगे कि एंग्लो इंडियन का जो पद था, मेरे प्यारे बच्चों, भारत सरकार जो है एंग्लो इंडियन ठीक है का सीट जो था, ये सीट हटा दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन के सीट किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो इतना याद कर सकते हैं कि 104वां जो संविधान संशोधन थी, 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा दिया गया। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर ऐसे हम आगे इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से 2-3 और याद रखना
कि हमारा लोकसभा जो होता है, तो लोकसभा में हमारा मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं वह 552 होते हैं। और अभी यदि देखा जाए तो प्रेजेंट की बात करें यानी करंट की बात करें तो करंट हमारे यहाँ 545 है। क्लियर हुआ? और लेकिन 545 में जो चुनाव होता है वो 543 पर होता है। अब होता है कि लोकसभा में एक हमारा अध्यक्ष होता है, ध्यान देना, इसमें एक हमारा अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष का चुनाव ये सब बताऊंगा। तो इसका जो अध्यक्ष का चुनाव जो होती है, यह चुनाव हमारा मुख्य रूप से देखिएगा तो वो हमारा लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उन्हीं में से किया जाता है। इसमें एक आपका उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, और ये दोनों मिल करके एक हमारा समितियां का निर्माण होता है। तो लोकसभा में भी बहुत सारी हमारी समितियां होती हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के बारे में जैसा कि ऑलरेडी हमने चर्चा कर दिया है कि यदि हम राष्ट्रपति जी के बारे में बात करें तो इनके बारे में हमने क्या बताया कि ये हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं यह हमारा खास तौर पर ये हमारे देश के एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकार है कि यह हमारा संसद का ये संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो संयुक्त बैठक का जो कॉन्सेप्ट है यह देश के संविधान के आर्टिकल 108 में आगे हम पढ़ाऊँगा। तो 108 में हमारा संयुक्त बैठक का कंसेप्ट दी गई है। और संयुक्त बैठक जो होता है ये इसका जो अध्यक्षता जो करता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी लोकसभा लिखता हूँ, ठीक है। अब होता है हमारा राज्यसभा की यदि बात किया जाए तो जैसा कि हमने बताया तो राज्यसभा में क्या है, तो राज्यसभा में अभी हमारे वर्तमान में यदि देखिएगा तो ऐसे हमारे पास यदि हम मैक्सिमम सदस्यों की बात करें तो इसमें हमारा मैक्सिमम अभी वर्तमान में 245 है, लेकिन मैक्सिमम 250 की इसमें चर्चा की गई है। तो लेकिन हम वर्तमान की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, ध्यान देना, तो इसमें जो हमारा निर्वाचित यानी इलेक्टेड कहेंगे, तो इसमें जो हमारा निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं, अभी करंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी करेंटली हमारे यहाँ निर्वाचित जो सदस्य हैं वह हमारे हैं 238, मतलब सॉरी एक्स्ट्रा मैक्सिमम की बात करेंगे तो 238 हैं। और इसमें देखेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की यदि बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, यहाँ पर मनोनीत जो किया जाता है तो मनोनीत किया जाता है कुल आपको 12 सदस्यों का। तो टोटल कितना हो गया, 250 हो गया। तो 250 हमारे पास मैक्सिमम होते हैं। क्या होते हैं? 250 हमारे पास मैक्सिमम होते हैं। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ वर्तमान का तो हमारे पास वर्तमान राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या यदि देखा जाए तो वर्तमान हमारे पास 545 है। कितने हैं? सॉरी 245 है, ठीक है। तो वर्तमान हमारे पास 245 है। तब 245 में से तोड़ लो तो 245 को आप ऐसे कर लो तो इसमें 12 जो हो जाएंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो जाएंगे। तो कितना बच गया? 233 बच गया। यानी 233 जो होते हैं हमारे भारत में, तो राज्यसभा के 233 सदस्य जो होते हैं हमारा मुख्य रूप से निर्वाचित होते हैं। क्लियर हुआ? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या यदि आपसे पूछता है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बताइए तो 233, और ये जो 233 जो होगा ये लिख देता हूँ राज्यों, ठीक है, राज्यों प्लस यूनियन टेरिटरी से। तो देश में जितने भी हमारे टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये दोनों जगहों यानी सभी जगह से मिला करके 233 जो होता है उनका चुनाव होता है। और 12 जो होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा हम कहेंगे इनको मनोनीत किया जाता है। अब राज्यसभा में भी हमारा क्या होता है, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है, ठीक है। तो इसमें भी जगह तो नीचे बचा नहीं, यहीं पर लिख देता हूँ। तो राज्यसभा में हमारा क्या होता है, एक हमारा सभापति होते हैं यानी चेयर, और जो कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सभापति हो जाते हैं, और एक इसमें हमारा उप सभापति हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद यदि देखेंगे तो इसमें भी एक हमारा समिति का चर्चा किया गया है। तो राज्यसभा भी जो होती है वो भी अपनी समिति का गठन करता है। तो यह ओवरऑल यदि देखा जाए तो हमारे देश के जो सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव होता है, यह हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है, यह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का पूरी की पूरी चर्चा आपको कर दिए। तो मुझे लगता है कि ये आपको पूरी बढ़िया से अच्छा से जो होगा, ये आपका पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट होगा यह आपको दिमाग में सेट होते रहना है। और आपको मैं जैसा कि पहले बताया है कि पूरे पॉलिटी में आपका जो एग्ज़ाम का जो प्राइम टॉपिक है वह आज से हमारा शुरू हो चुका है। और यह आपका जो है आज से प्राइम टॉपिक की यदि बात करें तो वह हमारा है कि हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को हम अच्छे से पढ़ें। अब हमारा जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ही बात करने वाले हैं तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में क्या है नहीं, अब एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग में डाल दीजिए केंद्रीय कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से केंद्रीय कार्यपालिका। तो देखो
केंद्रीय कार्यपालिका जो हमारी होती है, इसको अंग्रेजी लिखेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो ये हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। तो इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में पहले याद रखो कि देश के संविधान की बात करें तो संविधान के भाग यानी पार्ट, तो भाग 5 में 5th में मिलेगा। और आर्टिकल यानी अनुच्छेदों की यदि बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक यदि आप पढ़ते हैं, 78 तक पढ़ते हैं, तो 78 तक जो है आपको मुख्य रूप से केंद्रीय व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा करेगी, या कह सकते हैं सेंट्रल जो हमारे एग्जीक्यूटिव होता है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के रूप में आपको चर्चा किया जाएगा। अब प्रश्न होता है कि सर जब हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा बता दिए कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में पढ़ना किनके बारे में है। तो देखो, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आपका सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के बाद इसमें हमारे हो जाएंगे उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो आपका हो जाएगा वह होगा मंत्री, प्रधानमंत्री करेंगे। चौथा इसमें जो होगा वो मंत्री परिषद हो जाएगा, मंत्री परिषद हो जाएगा। और लास्ट इसमें एक हम लोग और ऐड करेंगे और वह होगा हमारा अटॉर्नी जनरल, यानी देश के जो हमारा एजी, अंग्रेजी लिख देता हूँ, तो एक होता है हमारा अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये सभी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और इस सभी को डिस्कस करने के बाद ये हमारा जो चैप्टर जो होगा केंद्रीय कार्यपालिका का, वो केंद्रीय कार्यपालिका का हमारा चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 के बीच में और भाग 5 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ? अब यदि हम भारत की राष्ट्रपति की बात करें तो चूंकि आप सभी को मे भी ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, यह सबसे पहले यहीं से हमारा आज का टॉपिक शुरू होगा। तो हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं देश के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इनको माना जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि यह जो होते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं, यह हमारा जो भी कार्यपालिका होता है तो कह सकते हैं कि ही और सी बोथ यू कैन से हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, या कह सकते हैं इनको आप कह सकते हैं अपनी भाषा में नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। एग्जीक्यूटिव इन इंडिया का मतलब हुआ कि यह जो भारत हमारी जो है, तो देश के नाम मात्र हम इसको रख रहे हैं, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख माने जाते हैं। अब कहो कि सर आपने नाम मात्र क्यों कहा? क्योंकि हमारे देश में रियल एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं, तो रियल एग्जीक्यूटिव हमारा जो हेड होते हैं वह देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है साहब? तो देश का जो पीएम होता है, तो कहेंगे देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह प्राइम मिनिस्टर ही हमारे देश के रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। यानी कह सकते हैं कि वास्तविक, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि जो भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि देश के जो हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, लेकिन जो भी होता है उसके अलावा हमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कि मंत्री परिषद भी होता है, ध्यान देना, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु, सलाह व निर्देश देने हेतु मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रमुख यानी जिसका हेड पीएम होते हैं। तो मायने सी बात है कि एड एंड एडवाइस जो होता है, एड एंड एडवाइस का मतलब कर सकते हैं सलाह और सहयोग, ठीक है, अंग्रेजी इसको बोलेंगे एड एंड एडवाइस, यानी सलाह और सहयोग।
सलाह व सहयोग। तो ये करने के लिए हमारा देश में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अंग्रेजी में आप बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसे आपको हमने बताया कि एक मंत्री परिषद होता है। तो ये मंत्री परिषद का मुख्य रूप से जो काम होता है वह देश के राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करना होता है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो मायने सी बात है कि हर काम जो होते हैं वो देश में प्रधानमंत्री करता है, पीएम करता है। बस अंतर इतना ही है कि जो नाम होता है वो देश के राष्ट्रपति के नाम होता है, यानी देश के राष्ट्रपति के नाम पर हम सारे कार्य प्रणाली को करते हैं। यही कारण हो सकता है कि इन्हें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड यानी नाम मात्र का जो है कार्यपालिका के प्रमुख कहा जाता है। इज इट क्लियर हो गई? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो हम यदि भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो चूंकि आपको मैं बता दूं तो इस तरह से औपचारिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक औपचारिक जो होता है एक फॉर्मेलिटी आप कह सकते हैं। तो एक फॉर्मेलिटी यदि देखा जाए तो देश के एग्जीक्यूटिव हेड हमारे केवल प्रेसिडेंट हैं, लेकिन रियल जब भी हम बात करें ऑथेंटिसिटी की हम बात करेंगे तो हमारे देश के ऑथेंटिसिटी के आधार पर हम हमेशा कहेंगे कि हमारा देश का जो एग्जीक्यूटिव का प्रमुख जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। इज इट क्लियर? अब होता है कि हमारे राष्ट्रपति के लिए कहाँ पर चर्चा की जाती है, तब आगे की हम बात करते हैं। तो देखो भारत के संविधान की यदि बात करें तो आपको आर्टिकल 52 यदि आप पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 52 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। इसके अनुसार यदि देखा जाए तो भारत के लिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे करेंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल ऑलरेडी 52 में कहा गया है, जिसमें ये भी स्पष्ट किया गया है। आर्टिकल यदि हम 53 की बात करें तो आर्टिकल 53 में साहब ये कहा गया है कि राष्ट्रपति तो होंगे, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जो भी देश का हमारा कार्यपालिका से संबंधित जो भी गतिविधियां होंगे, यानी कह सकते हैं 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो हमारा राष्ट्रपति में ही निहित होगा, यानी ऑल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट, यानी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ठीक है। यानी दो टर्म आपको यहाँ पर समझना होगा। तो राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होगी, तो इस आधार पे ही हमने अभी आपको जस्ट बताया। तो यहीं पर जैसे आपको कार्यपालिका की शक्ति जो निहित की बात कर रहा है, यह हमारा इस आधार पे ही हम कहेंगे कि हमारे राष्ट्रपति नॉमिनल है, रियल जो करता धरता है वो देश के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री ही सारे गतिविधियों को अंजाम देता है। मैंने क्लियर हो गई? और इस तरह से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सुनिएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो यदि हम भारत की बात करें तो आज आपको पता है कि आज राजेंद्र बाबू का जयंती भी है, और राष्ट्रपति टॉपिक हम पढ़ा भी रहे हैं। तो भारत के पहले यदि देखा जाए तो हम कहेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति, और आज जयंती भी है इसलिए और इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो गया। तो देश के पहले जो राष्ट्रपति हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। राजेंद्र प्रसाद बिहार से आते हैं साहब, ठीक है, जीरादेई से आते हैं, सिवान में चला गया। और डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो थे, कुल यदि देखा जाए तो टोटल इन्होंने 12 साल तक, 12 ईयर्स तक इन्होंने पद पर बने रहे, ठीक है। अब ये 12 साल में भी दो चीज़ों को ध्यान देना। ये 12 साल कैसे? तो 12 साल में लिखिए, कहेंगे कि 1950 से लेकर के 1952 तक ये जो थे एक तरह से कह सकते हैं कि यह मनोनीत रहे हैं, मनोनीत, ठीक है, यानी एक नॉमिनल ही कह सकते हैं। लेकिन 1952 से लेकर के 1957 देखिएगा तो यह पहली बार निर्वाचित रहे हैं, यानी इलेक्टेड रहे हैं। फिर 1957 से लेकर 1962 तक भी ये निर्वाचित रहे हैं। मतलब यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे राजेंद्र बाबू जो थे वो 52 से लेकर के 62 तक, यानी 10 साल की यदि हम ड्यूरेशन को देखें तो इनका 10 ईयर्स जो रहा है,
यह निर्वाचन का रहा है, ठीक है। यानी 10 साल ये निर्वाचित राष्ट्रपति रहे हैं। और यदि 50 से 52 की बात किया जाए, यानी 2 साल की बात किया जाए, तो 2 साल ये मनोनीत रहे हैं। तो इस तरह से इधर हो गया टोटल आपका यहाँ से यहाँ 10 साल, और इधर हो गया 2 साल, टोटल 12 साल ये रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि राजेंद्र बाबू जो थे, यह पहले एकमात्र, भी याद रखिएगा, पहले एकमात्र दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। नियुक्त होने वाला व्यक्ति यानी अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति देश में नहीं बने जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए कह सकते हैं चुनाव लड़ा और चुनाव में जीता हो, ठीक है। अभी तक के इतिहास में रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे और टोटल इन्होंने 12 साल तक देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने सेवा दिया है। इधर 10 साल हो गया और इधर टोटल 2 साल हो गया। तो इस तरह से टोटल आपको जो हुए 12 साल रहे, ठीक है। अब यदि हम वर्तमान की बात करें तो थोड़ा वर्तमान राष्ट्रपति की भी बात करता हूँ, फिर हम आगे बात करूँगा। तो अभी हमारा वर्तमान यदि राष्ट्रपति की बात करें तो हमारा वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं यह है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब आपको बता दूं कि ये द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये उड़ीसा से आती हैं, मयूरभंज से, याद रहेगा ना, मयूरभंज, ठीक है। और मयूरभंज कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में भी कहाँ है, क्योंझर, याद रहेगा ना, क्योंझर आपका जिला है, यहीं से आते हो। आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा क्योंझर जिला है, टाइम है, तो क्योंझर जिला की यदि बात किया जाए तो एक क्योंझर जिला जो है आपका, यह खास तौर पे माइनिंग यानी अयस्क यदि कहिएगा तो अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है। और अयस्क में भी आप आयरन ओर के नाम सुना होगा, तो आयरन ओर जो है यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और मयूरभंज आपने सुना भी होगा, पहाड़ी भी वहाँ पर है। तो द्रौपदी मुर्मू जी, अब द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेट 2-3 क्वेश्चन होगा कि यह पहले जनजाति भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं आदिवासी राष्ट्रपति, है ना, आदिवासी राष्ट्रपति जो हैं ये द्रौपदी मुर्मू जी बने हैं। इज इट क्लियर? तो अब मोटा मोटी तौर पर देखा जाए, अच्छा एक क्वेश्चन और बनेगा कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं देश के राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे। तो एक याद रखना कि झारखंड राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति बनने से पहले थे, राष्ट्रपति बनने से पहले थे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन टेंशन नहीं लेना है, तो क्वेश्चन जो भी पूछेगा बहुत प्यार से हम लोग इसका आंसर मारेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यदि देखा जाए तो हम यदि राष्ट्रपति की भूमिका की बात करें तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की योग्यता फिर थोड़ा बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो राष्ट्रपति की यदि हम योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यता आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो देश के राष्ट्रपति की योग्यता के लिए भारत के संविधान के यदि आप अनुच्छेद जो है 58 पढ़िएगा तो देश के संविधान के अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता। तो यहाँ कर लीजिएगा आर्टिकल 58-58। अब होता है योग्यता में सबसे पहला, इन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का नागरिक में 2 चीज़ स्पष्ट रखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पर यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो जैसे आप अमेरिका के संविधान में पढ़िएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पढ़िएगा, तो अमेरिका में स्पष्ट रूपों से लिखा हुआ है कि जन्म से, ठीक है, जन्म से अमेरिकी होनी चाहिए, अमेरिकी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे भारत के संविधान में केवल लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन भारत का ये जो नागरिक होंगे आधार क्या होगा, जन्म से होगा
या कह सकते हैं डिसेंट से होगा, ब्लड रिलेशन से होगा, रजिस्ट्रेशन से होगा, ऐसा कैसे भारत का नागरिक होगा, इसकी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। फिर भी अभी तक यदि देखा जाए तो अभी तक हम कह सकते हैं कि अभी तक भारत में, ठीक है, अभी तक भारत में जो भी राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति जन्म से भारतीय ही बने हैं। क्लियर हुआ? तो अभी तक का इतिहास यदि देखें तो ऐसा है। लेकिन अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, चूंकि यदि अमेरिका की बात हुआ, थोड़ा सा हम अमेरिका के ही बता दूं, और अमेरिका का यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो होता है वह 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। और दूसरी बात, 2 कार्यकाल से अधिक नहीं, 2 कार्यकाल के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी वहाँ पर यदि अमेरिका में राष्ट्रपति बनेगा तो वो 2 कार्यकाल के लिए ही बन सकता है। 4 साल एक पीरियड होता है, यानी 8 साल से अधिक नहीं बन सकता। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि जब तक आपको प्राण और जान है, जब तक आपका मेजॉरिटी प्राप्त हो रहा है, आपको भारत में कोई राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता। जब तक सांस तब तक आस। क्लियर हुआ? तो ये हमारे है। दूसरा, यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। इनका जो उम्र होगा वह आपका कम से कम 35 साल, ठीक है, कम से कम 35 साल होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा इसमें कि ये जो होंगे किसी भी प्रकार का यदि कहेंगे तो लाभ का पद जो होता है, लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब हुआ कि चाहे केंद्र सरकार की नौकरी हो या राज्य स्तरीय कोई नौकरी हो, वैसे किसी पद पर इनको नहीं रहना है। और चौथी बात रहेगा कि लोकसभा जो होता है, ये लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट इसमें रहेगा कि उन्हें किसी भी प्रकार का, पांचवा, किसी भी प्रकार से दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है कि वह फिजिकली और मेंटली जो है वो फिट होना चाहिए। यदि फिजिकली और मेंटली यदि वो व्यक्ति फिट नहीं है तो मायने सी बात है वो बैंकक्रप्ट है और उसे भारत में राष्ट्रपति बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर 5 जो हैं, ये 5 अनुच्छेद 58 में यह हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए जो है योग्यता निर्धारित कर दी गई है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब किस आधार पे हो, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस कर भी दिया है। उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, 35 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए। कम से कम 35 से अधिक जितना कर लेना है वो कर लेना है, तो कम से कम 35 होनी चाहिए। लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। और ऐसे हमारे यहाँ लाभ का पद कौन है और कौन नहीं है, इसका भी निर्धारण हमारा राष्ट्रपति ही करता है। तो आगे की क्लास में उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य नहीं होते। यदि कोई भी व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बनता है और किसी भी सदन का यदि वो सदस्य होता है, तो जैसे वो देश के राष्ट्रपति बनता है वैसे ही वो अपने सदन के सदस्यता से क्या होता है, वो कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र हो जाता है, या कह सकते हैं वो पद उसके जो होती है खत्म हो जाती है। और लास्ट है कि किसी प्रकार की दिवालिया नहीं होनी चाहिए, यानी इंसेन जिसको कहते हैं, ल्यूनेटिक जिसको कह सकते हैं, पागल सन की दिवालिया जो होता है, यानी मेंटली और फिजिकली जो होगा उस व्यक्ति को फिट होना चाहिए और वैसे व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति बनाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल यदि देखा जाए तो अभी हम लोग को 1 घंटा के क्लासेज में हम लोग सबसे ज़्यादा कवर करने की आज कोशिश की है ना। तो आज से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है और वह है आपका राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत हेवी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, अब हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे और इस टॉपिक को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। क्लियर हो गई?
तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों की कोई समस्या नहीं होगी, और कोई समस्या है तो आप ज़रूर पूछिए, डरिए नहीं। जो भी समस्या है आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपका प्रश्नों का जवाब दूँ। आप लोग कमेंट करने से बहुत डरते हो यार, आप लोग को कमेंट करते रहना चाहिए कि हाँ सर और कुछ है और क्या है ना। और जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बनाइए, लोगों को बताइए कि चलो भाई जन रोजगार क्लासेस में एक बार जुड़ करके देखो क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि जो भी बताई जाएगी यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, फिर आगे बात करेंगे।